बहुत समय पहले की बात है। एक संपन्न परिवार हुआ करता था। माँ बाप दोनों डॉक्टर थे। उनका एक लड़का और एक लड़की थे। माँ बाप लड़के को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। बस उनकी इसी बात से लड़के में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती रहती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था रत्ना। वह बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी। लड़के से जो अपेक्षाएं माँ बाप करते थे वही उन्हें धीरे धीरे पूरा कर रही थी। माँ बाप का बहुत बिजी शेड्यूल था। उनका हॉस्पिटल बेहद प्रसिद्ध था। अमीर लोग मोटी रकम खर्च कर उन्हें प्राइवेट रूप से घर भी बुलाते थे। देर रात दोनों घर पर आते थे। मम्मी जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, वहीं पापा कुशाग्र शल्य चिकित्सक थे। कैसा भी कठिन ऑपरेशन हो, पर मरीज उनके हाथों जीवन दान पाकर ही वापस जाते थे। हम चार लोग इतने बड़े आलीशान बंगले में नौकरों की फौज के साथ रहते थे। मम्मी पापा के पास समय की कमी के कारण अपनी सारी समस्याएं मैं अपनी बहन से शेयर किया करता था। मम्मी पापा के पास समय की कमी के कारण अपनी सारी समस्याएं मैं अपनी बहन से शेयर किया करता था। हाँ, तो वे मुझसे उम्मीद करते थे कि आगे चलकर मैं डॉक्टर बनकर उनका प्रोफेशन आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मैं कैसे कैसे अनुभवों से गुजर रहा हूं। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मैं कैसे कैसे अनुभवों से गुजर रहा हूं। नींद आते ही मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। अनजानी जगह अनजाने लोग जैसे बुला रहे हूं। मैं जाग जाता हूं, फिर नींद नहीं आती। अब तो बार बार देखते देखते वो चीजें पहचानने भी लगा हूं। कहते हैं जो हम सोचते हैं वह हमारे अवचेतन में जमा होता रहता है। जब हमारा चेतन शरीर सोता है तो अवचेतन सक्रिय हो जाता है। वह सपनों का रूप ले लेता है। शायद ऐसा ही हो, क्योंकि बंधन मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे एक सा नीरस जीवन अच्छा नहीं लगता। वहीं एक से रूटीन, स्कूल, घर, खेल। मेरी बेचैन आत्मा कुछ नया करना चाहती है, नया खोजना चाहती है। मेरी यही प्रवृत्ति मुझे स्कूल में सब बच्चों से अलग करती है। वाइल्ड लाइफ पिक्चर मुझे अपनी ओर खींचती है। इसी कारण आगे कॉलेज लाइफ में जंगली जानवरों, पक्षियों के दुर्लभ फोटो प्रदर्शित कर करके मैं प्रसिद्ध होने लगा। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, जो मेरे माता पिता को नामंजूर था। मेरी कॉलेज लाइफ पूरी हो चुकी थी। मैंने अपना जीवन जीने के लिए विद्रोह कर दिया। मेरे जैसे ही 5 साथी और जुट गए। राज, सुशांत, असगर, ब्रायन डिसूजा और जयदीप, सभी एक से एक बढ़कर एक धाकड़। और हमने प्लान बनाया कि जंगलों में जाने का और वहां आदिवासी कबीलाई संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का। हमारा काफिला गाड़ी से चल पड़ा। जरूरत की सभी चीजें गाड़ी में रखी हुई थी। यूं समझो जैसे चलती फिरती गृहस्थी थी। हल्का टेंट, खाने पीने का सामान। गेस्ट हाउस में अपना ठिकाना बनाकर आज सवेरे सवेरे ही बल खाती पहाड़ी सरपीली सड़क पर कार चलती जा रही थी। गाने की धुन पर सभी झूमते हुए मस्ती के मूड में थे। एक गाइड हमने साथ में ले लिया था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें पीछे छूटती जा रही थी। आगे लोकेशन अच्छी तरह देखकर हमने गाड़ी रोक दी और पैदल घूम घूम कर देखने लगे। तभी झाड़ियों में आहट सुनाई दी। ब्रायन डिसूजा देखने के लिए गया। गिरने की तेज आवाज आई। हम सभी चौंक पड़े और झाड़ी की तरफ भागे, पर वहां से डिसूजा गायब था। गाइड का चेहरा एकदम उड़ा हुआ था। हम सभी डिसूजा को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे, पर डिसूजा को तो जैसे धरती खा गई थी। मित्रों, कहानी में बने रहे। कहानी बहुत ही रोचक है। आगे हमने झाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखा। संभवतः जो कोई भी हो, उसने डिसूजा का मुंह बंद कर दिया होगा। तभी तो केवल गिरने की आवाज आई, डिसूजा के चिल्लाने की नहीं। घसीटे जाने के निशान थे। वह झाड़ियां भी टूटी थी।
एक आध खून की बूंदों के निशान भी थे। शायद वह घायल भी हो गया था। थोड़ी ही दूरी के बाद फिर कोई निशान नहीं मिले। मेरा दिल भर आया। भगवान जाने वह कैसा होगा, कुछ हो तो नहीं गया उसे। हम सभी एक जैसे स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे की मुसीबत अपने ऊपर ले लेने को तैयार रहते थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी गाइड बोला, साहब मुझे इजाजत दो। मैंने यहां तक की बात कही थी। मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उस पर चिल्ला ही तो पड़ा, देखते नहीं हम कैसी मुसीबत में पड़ गए हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। गाइड बोला, साहब आगे का यह सारा इलाका प्रेतग्रस्त है, इससे आगे मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको पहले से ही मना किया था, आप ही नहीं माने तो मैं क्या करूं। अब मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। कह तो रहा था वह, पर हमने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। भारी रकम का लालच देकर उसे यहां तक ले आए थे। साहब इधर लोगों का आना जाना ना के बराबर है। दिन में तो फिर भी कोई इक्का दुक्का सड़क से आता जाता हो, पर सड़क से उतरकर इस प्रेतग्रस्त इलाके में पांव धरने की हिम्मत कोई नहीं करता है। गाइड अपनी बात कहकर चला गया। आगे किसी प्रकार के निशान नहीं थे। वह वापस लौट आए। अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। जहां हमने कार रोकी थी वहां से थोड़ी दूरी पर कुछ झोपड़ियां दिखाई दी थी। क्यों ना वहां से पूछ कर देखें, शायद कुछ पता चले। हमने कार सड़क से नीचे उतार कर झाड़ियों में छिपा दी। पत्ते वाली कुछ डालियां उसके ऊपर से रख कर छिपा दिया, ताकि सड़क से वह सीधे दिखाई ना दे। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए लाई गई पिस्तौल, जो कि सभी के पास थी, कार से निकाली। टॉर्च, छोटे मोटे उपकरण और अन्य जरूरी सामान सबने अपने अपने बैगों में भर लिए और निकल पड़े। अब कुछ निपटारा करके ही वापस आना था। हम सब झोपड़ियों के पास पहुंचे। सब में झांक कर देखा, सब खाली पड़ी थी। एक झोपड़ी में एक युवती और एक बूढ़ा आदमी था। शायद वह बीमार था। वह चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन जब हम सबको देखा तो चौंक कर उठ बैठा। मैंने भरे गले से पूछा, आपने इधर मेरे साथी को देखा है? नहीं, मैंने यहां किसी को नहीं देखा। बूढ़े ने इनकार में सिर हिला दिया। फिर मुझसे पूछा, कहाँ था वह? मैंने घटनास्थल की तरफ इशारा करके पूरा मामला बताया तो वह निराशा से सिर हिलाते हुए कहने लगा, अब कोई फायदा नहीं। अब तक तो जो होना था वो हो चुका होगा। क्या मतलब? बेचैनी और आतुरता से मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं मेरा दोस्त कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा? कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मतलब यह है कि यहां से सीमा खूंखार आदिवासियों के इलाके की है। उसके अंदर घुसने पर अनजाने लोगों को वे मार डालते हैं या बलि चढ़ा देते हैं। तुम्हारा साथी उन्हीं के हत्थे चढ़ गया है। अच्छा होगा तुम सब लोग यहां से जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कबीले का रास्ता किधर है? आप हमें यह बता दो। इस बार जयदेव बोल पड़ा। राज, असगर और सुशांत बड़े अधैर्य से जवाब की प्रतीक्षा में थे। डॉली, इन्हें जाने का रास्ता बता दो। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। हथौड़े की तरह कई प्रश्न हमारे दिमाग में ठोकरें मार रहे थे। इस सुनसान में इतनी जवान लड़की और ये लाचार बूढ़ा अकेले कैसे रह रहे थे? और रह भी रहे थे तो हम चार चार अनजाने लोगों के साथ घने जंगल में उसे कैसे भेज रहा था? सदमे और इन अजीब अजीब बातों के कारण हमारा दिमाग घूम रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की उठी और अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे घने जंगल में चल पड़ा। जहां घसीटे जाने के निशान थे, रास्ता उसके आगे से ही था। अब तक दिन के 12 बजे थे, पर घने जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। उस निर्जनता में हल्की हल्की हवा साए साए की ध्वनि उत्पन्न कर वातावरण को भयानक बना रही थी।
लड़की आगे आगे जा रही थी। हम झाड़ियों को बचाते बचाते हुए निकल रहे थे। वह जैसे उनके ऊपर उड़ते उड़ते निकल रही थी। हम सभी कबीले में आ गए थे, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की जो अभी हमारे साथ थी, अब बहुत दूर आगे दिखाई दे रही थी। मिट्टी, बांस, पत्थर से झोपड़ियों की तरह कबीले के घर बने थे। असगर अचानक चिल्ला पड़ा, देखो, वो देखो, डिसूजा। डिसूजा एक पेड़ से बंधा धड़ाम से हम सबके सामने जमीन पर आ गिरा, जैसे उसे किसी ने फेंका हो। हम सब उसकी तरफ झुके, उसे पुकारने लगे। उसका चेहरा, शरीर बुरी तरह नुचा हुआ था। खून से सना वह बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने उसे देखना चाहा, वह जिंदा भी है या नहीं, कि हमारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो लड़की जो अभी इतनी दूर थी, वह पीछे खड़ी खून जमा देने वाले ठंडे स्वर में कह रही थी, मत छुओ उसे, नहीं तो मार दिए जाओगे। हे भगवान, यह क्या चक्कर था? यह क्या हो रहा था? इतनी ज्यादा दूर लड़की एकदम पीछे कैसे आ गई? मैंने डिसूजा के सीने पर हाथ रखकर देखा। उसकी धड़कन थम चुकी थी। वह मर चुका था और सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैं जोर से रो पड़ा, तब माने नहीं, अब मरोगे तुम सब। मैंने उसे मुड़कर देखा तो वह वहां से गायब हो गई थी। अबराज, सुशांत, जयदीप सब एक सुर में चीखे, भागो यहां से। खून जमा देने वाले नजारे देखकर जैसे ही हम वापस भागने के लिए मुड़े, सामने रास्ता रोके डिसूजा खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसे चमक रही थी। चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके साथ साथ उसकी ही तरह नुचे शरीर और चेहरे वाले, पत्थर जैसी आंखों वाले बहुत से लोग खड़े थे। सामने का रास्ता बंद देखकर हम फिर कबीले की तरफ भागे। तब तक डिसूजा ने जयदीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम चारों लोगों ने जयदीप को अपनी तरफ खींचा, मगर वह टस से मस नहीं हो रहा था। एक एक पल भारी था। जयदीप की गर्दन पर डिसूजा का शिकंजा कसता जा रहा था। उन भयानक चेहरे वालों का घेरा भी पास आता जा रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक मुझे पिस्तौल की याद आई। मैंने फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। डिसूजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ, मगर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। उसका फायदा उठाकर हम चारों ने मिलकर जयदेव को खींच लिया। डिसूजा को पूरी ताकत से धक्का मारकर गिराया और भाग खड़े हुए, पर जयदीप उतनी तेजी से नहीं भाग रहा था क्योंकि वह घायल हो गया था। पीछे पीछे वह पूरा दल दौड़ा चला आ रहा था। हमने जयदीप की बांह पकड़ रखी थी, लगभग उसे घसीटते हुए भागते जा रहे थे। तभी एकाएक ठोकर लगने से जयदीप गिरा और उससे हमारा हाथ छूट गया। तब तक उन्होंने जयदीप को अपने शिकंजे में ले लिया। जयदीप चिल्लाकर हमसे बोला, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे। बड़ा खौफनाक मंजर था। मौत सिर पर नाच रही थी। डर के मारे दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि लगता था अब हलक के बाहर ही आ जाएगा। हम जी जान लगाकर भाग रहे थे। जयदीप गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। उन प्रेतों ने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। हाय मेरा दोस्त! मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। बस यही पल मुझ पर भारी पड़ गया। राज चीखा, क्या करते हो, जल्दी भागो। तब तक मेरी पीठ पर दबाव पड़ा। देर हो चुकी थी। दो प्रेत मेरी पीठ पर धक्का मारकर सवार हो चुके थे और मैं औंधे मुंह गिरा। ऐसा लगा कि अब मेरी सांस टूट जाएगी। मेरा दम घुटने लगा। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा चेहरा लाल पड़ गया था। आंखें बाहर को निकलने को पड़ रही थी। मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जयदीप की तरह मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, तुम लोग भाग जाओ, लगता है अब मेरा समय आ गया। लेकिन वह तीनों लोग वापस आ गए और वे मौत के उस मुकाम पर जहां करो या मरो वाले हालत हो जाते हैं। हाफते हुए बोले, नहीं दोस्त, हम दो दोस्त खो चुके हैं, अब नहीं। अब जो भी होना होगा एक साथ ही हो जाएगा। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।